हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि अंडर 24 क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल आप लोग समय समय पर सभी सब्जेक्ट उपलब्ध करवा रहा है। दोस्तों, आज हम इस सेशन में हमने इससे पहले वाले सेशन हमने समास के बारे में पढ़ा था कि समास क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किसी भी समास में कितने पद होते हैं, पदों के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है, समास शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, इत्यादि चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। फिर मैंने बताया था कि समास होता है पदों के आधार पर 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का समास होता है। अब उसमें से पहला समास आता है अव्ययभाव समास। तो इसे हम लोग ट्रिक्स के अनुसार, ठीक है, हाँ, टिप्स और ट्रिक्स के अनुसार हम लोग समझेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई भी पद आ जाता है तो हमें देखते ही कैसे पहचाने कि यह तो अव्ययभाव समास है, ये तत्पुरुष समास है, ये द्वंद्व है, ये बहुब्रीहि, ये क्रमधारी, ये द्वंद्व द्विगु है। तो कैसे पहचानेंगे? तो बच्चों, इस सेशन में हम केवल अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एक चीज़ तो मैं पहले यही बता दूँ, अव्ययी नाम है ना ये, तो यहाँ पे अव्यय मूल शब्द है और वो अव्यय क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से समझना है आप लोगों को, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की हम लोग बात करें तो देखो इसमें क्या होता है। पहली बात विशेषता क्या होती है कि पहली विशेषता इसमें होती है दोस्तों कि प्रथम पद की प्रधानता। मैंने बताया था और मैंने यह भी कहा था प्रथम पद को हम लोग क्या कह सकते हैं, समास की परिभाषा में पूर्व पद कह सकते हैं या इसे हम लोग पहला पद भी कह सकते हैं। बोलो, कह सकते हैं नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना। तो पूर्व पद की प्रधानता होती है इसमें। अब प्रधानता क्या होती है? मुख्य होती है। प्रधानता किसे कहते हैं? मुख्य को कहा जाता है। अब यदि नंबर 2 की हम बात करें तो मैंने अभी बताया कि अव्यय में मूल शब्द क्या है? अव्यय है। तो पूर्व पद जो होता है ना, प्रथम पद होता है, पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। ध्यान से समझना है, लिखा हुआ है सेम। ये तो मैं अब केवल लिख करके आपको बता रहा हूँ। आगे पीपीटी में स्लाइड्स में आपको जो का त्यों लिखा हुआ है, जो मैं समझा रहा हूँ वही का वही लिखा हुआ है। ठीक है, केवल समझाने के लिए मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। तो पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। अब तुम कहोगे सर अव्यय क्या होता है, उसे समझा देता हूँ। देखो यहाँ ए क्या है? उपसर्ग है। वे क्या है? मूल शब्द है। वे यानी क्या होता है? खर्च। वे यानी क्या होता है? खर्च। बोलो, होता है नहीं होता? हाँ, होता है ना। तो वे यानी होता है खर्च होने वाला। ठीक है, हाँ। और ए एक उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? नहीं। यानी कि वे यानी तो खर्च होने वाला है या नहीं, यानी जो खर्च नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अव्यय कहा जाता है। मतलब हिंदी की बात करें, हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग हम लोग चर्चा करें तो अव्यय किसे कहते हैं? वह शब्द जो लिंग वचन कारक काल आदि के द्वारा कभी परिवर्तित नहीं होता है उसे अव्यय कहा जाता है। यानी कि जो परिवर्तित नहीं होगा, मतलब खर्च नहीं होगा, खर्च हो जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो जो कभी परिवर्तन नहीं होता, जो कभी खर्च, मान लो मेरे पास 100 रुपये का नोट है, अब मैं उसे खर्च ही नहीं करूंगा तो क्या उसमें परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। जो कहती हो जैसा का है वैसा का वैसा है। देख लो भी 100 रुपये है मेरे पास, अब परिवर्तन नहीं होगा तो उसे कहा जाता है अव्यय शब्द। तो व्याकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह शब्द जो लिंग वचन कारक काल आदि के द्वारा परिवर्तित नहीं होता है उसे अव्यय कहा जाता है। ठीक है, हाँ। अब इसे ही अव्यय को ही क्या कह सकते हैं? अव्यय को हम लोग अविकारी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अविकारी भी कह सकते हैं। विकारी यहाँ मूल शब्द है। ए यानी नहीं, विकार यानी क्या होता है? परिवर्तन होना, और ए यानी नहीं यानी कि जो परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि वह शब्द जो लिंग वचन कारक काल आदि के द्वारा परिवर्तित नहीं होता उसे अविकारी कहा जाता है। ठीक है, नंबर 3 विशेषता क्या होगी? पूर्व पद जो होता है ना बेटा, पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। देखो मैंने बताया था आप लोगों से उपसर्ग और प्रत्यय से आपके 5 प्रश्न आएंगे, 5 में से आपको 4 करने हैं। उपसर्ग आ गया, मैंने उपसर्ग अच्छे समझा दिया है कि संस्कृत से 22 उपसर्ग लिए हैं, उपसर्ग कैसे निकालते हैं। तो किसी भी शब्द में आप लोग उपसर्ग देख लो, कहीं पर भी, प्रत्येक, प्रतिदिन, अव्यय, कोई भी शब्द हो जहां आप लोगों को उपसर्ग दिखाई दे, आंख बंद करके वहां अव्ययभाव समास कर देना। ठीक है, नंबर 4 परिभाषा क्या हो जाएगी? पुनरावर्ती वाले शब्द भी, पुनरावर्ती वाले शब्द भी इसी समास के अंतर्गत आते हैं।
इसी समास के अंतर्गत आते हैं। कहने का तात्पर्य क्या? पुनरावर्ती। देखो नाम समझो, पुनर्धन आवर्ती, पुनर्धन आवर्ती, आवर्ती यानी आवर्ती, पुनर् यानी दोबारा, यानी किसी भी शब्द की दोबारा आवर्ती हो जाए। यानी कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों कि कोई भी शब्द, एक शब्द है उसी की जैसे दूसरा शब्द आ जाए, दोनों शब्दों का अर्थ समान होता है। रात रात, दिन दिन, हाथ हाथ, आंतों आंत, रातों रात, दिनों दिन, ऐसे शब्द आ जाते हैं। आंख बंद करके बच्चों वहाँ कौन सा समास होता है? हमारा अव्ययभाव समास होता है। एक बार वापस समझे, परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं? मैंने कहा अव्ययभाव समास का जो पहला पद, परिभाषा क्या होती है? पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। प्रधान क्या होता है? मुख्य होता है। यानी पहला पद क्या होता है? मुख्य होता है। पूर्व पद क्या हो सकता है? अव्यय हो सकता है। अव्यय यानी अविकारी शब्द, यानी कि ऐसा शब्द जो कभी परिवर्तित नहीं होता हो, लिंग वचन कारक काल के द्वारा। तीसरी बात मैंने बताई कि प्रथम पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। चौथी बात मैंने बताई कि पुनरावर्ती वाले शब्द भी अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। कैसे, वो हम लोग देखते हैं। जैसे देखो, पहली बात कहा मैंने कि अव्यय होता है, यही कहा ना। अव्यय में आपको यहाँ दो ही शब्द दिखाई देंगे। जहां पर आप लोगों को यथा दिखाई दे, आंख बंद करके अव्ययभाव समास कर देना, यानी कि अव्यय यथा दिखाई दे जैसे ही अव्ययभाव समास। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे यथाशक्ति, यथा स्थिति, यथाक्रम, यथा समय, यथा विधि। और दूसरा आप लोगों को कभी कभी है ना यावत दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? यावत। ये भी ध्यान में रखना है। क्या दिखाई देगा बेटा? यावत दिखाई देगा। जैसे यावत जीवन, ये एक ही शब्द दिखाई देगा, यावत जीवन, और मूल शब्द होता है ये ऐसे, यावत जीवन। ठीक है, बस। और आपको कहीं पर कुछ भी देखना नहीं है। यथा दिखाई दे, यावत दिखाई दे, आंख बंद करके अव्ययभाव समास। अब ये तो हमें पता चल गया कि यथा आते ही हम लोग क्या कर देंगे? अव्ययभाव समास कर देंगे। लेकिन समझना ये नहीं है, समझना हमें क्या है? समास विग्रह सीखना है। क्या सीखना है? समास विग्रह। और यथा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यथा का अर्थ होता है एनसीईआरटी के अनुसार, के अनुसार, या दूसरी हम बात करें तो कह सकते हैं जैसा या जैसी। तो समास वगैरह क्या होता है? यथाशक्ति का क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है, ये आपका समास वगैरह होगा। यथा स्थिति क्या करेंगे? स्थिति के अनुसार, या जैसी स्थिति है। यथा क्रम का क्या करेंगे? जैसा क्रम है या क्रम के अनुसार। यथा समय का क्या करेंगे? समय के अनुसार, या समय जो आपको समय निर्धारित किया गया है, दिया गया है। यथा विधि यानी विधि के अनुसार। और यावत जीवन का ध्यान रखना है हमेशा, क्या हो जाएगा? जब तक जीवन है, जब तक जीवन है। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? यथा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो हमें समझ में आएगा कि प्रथम पद अव्यय होता है तो ऐसे शब्द दिखाई देंगे, इनका समास विग्रह ये होगा। अब नंबर 2 मैंने बताया कि प्रथम पद क्या होता है? उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है। जैसे हम लोग बात करें, हाँ, जैसे आ गया प्रत्येक, जैसे आ गया प्रतिदिन, जैसे आ गया मान लो अजन्म या आजन्म, जैसे आ गया अनुपजाऊ। ठीक है, बोलो आ रहा है या उपसर्ग नहीं आ रहा? आ रहा है ना। देखो प्रति, प्रति, आ, अनु, आ रहा है ना, आ रहा है ना। ऐसे हम लोग जैसे प्रतिलिपि, जैसे आखंड, जैसे निश्चित, निसुपसर्ग आ गया। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है? इस प्रकार से हम लोग
देख सकते हैं। अब हमें समझना है इनका समास विग्रह। अब उसके लिए हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें पता होना चाहिए, उपसर्ग का अर्थ हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो आ गया, हमें समास विग्रह सीखना है। ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि उपसर्ग दिखाई दे वहाँ कौन सा समास होता है, वहाँ अव्ययभाव समास होता है, ये तो आप लोग सीख लिया है, यानी कर लोगे। लेकिन समास विग्रह क्या करेंगे, देखो यहाँ प्रति उपसर्ग है, तो जहाँ पर प्रति आ जाए, जहाँ पर प्रति आ जाए तो उसकी जगह क्या तो हम हर लिख देंगे या मूल शब्द को 2 बार लिख देंगे। समास विग्रह समास विग्रह करते मूल शब्द को 2 बार लिख देंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करना है, बहुत कम जगह पर ऐसा नहीं करना है, अधिकतर हम लोग ऐसे ही करेंगे। जैसे प्रति उपसर्ग आ गया तो हर लगा दो, समास विग्रह क्या हो जाएगा, हर एक। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एक कर सकते हो, ये समास विग्रह आ गया। प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, हर दिन या दिन दिन। अब यहाँ देखो आ जन्म आ गया, यानी आ उपसर्ग आ गया, और जहाँ पर आ उपसर्ग आ जाता है तो वहाँ पर क्या लगा देते हैं, से लगा देते हैं या तक लगा देते हैं। जैसे जन्म तक या जन्म से, एक ही बात है, या जब तक जन्म है, ठीक है। जैसे कि मान लो अनुपजाऊ हो जाएगा, तो अन यानी क्या होता है, नहीं होता है, क्या होता है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, जो उपजाऊ नहीं, जो उपजाऊ नहीं, बस और कुछ नहीं करना है। बहुत सारे हैं ऐसे, ऐसे नहीं कि आप लोग एक कोई रट डालो। जैसे कि मान लो आ गया निश्चिंत, अभी मैंने दिया था, अब आपको पता चल गया क्या कि यहाँ निस उपसर्ग है, तो निस यानी क्या होता है, नहीं, तो जहाँ पर निस आ जाता है वहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, क्या तो बिना लिख देंगे उपसर्ग से, उपसर्ग की जगह, या मूल शब्द के बाद रहित शब्द का प्रयोग कर देंगे। जैसे तो क्या करेंगे, क्या तो समास विग्रह करेंगे इसका बिना चिंता के, या क्या करोगे, चिंता रहित। मूल शब्द के बाद क्या तो रहित का प्रयोग करेंगे या मूल शब्द से पहले बिना का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लो आ गया बेवफा, आप लोग जानते हो ना, बेवफा उपसर्ग क्या हो गया, बे का अर्थ क्या होता है, नहीं, बे का अर्थ क्या होता है, नहीं, उपसर्ग आपको पता होना चाहिए उसका अर्थ, तो आप लोग क्या लिखोगे, या तो नहीं या रहित। तो आप लोग जो अच्छा लगे, या बिना, तो जो अच्छा लगे वो लगा दो, क्या तो क्या लिखोगे, बिना वफा के, या क्या लिखोगे, वफा रहित लिखोगे, बस सही हो गया। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे नालायक, ना का अर्थ क्या होता है, नहीं, तो क्या हो जाएगा समास विग्रह, जो लायक नहीं, जो लायक नहीं। ऐसे मत कर देना जो किसी लायक नहीं, ऐसा मत कर देना कोई बच्चा पढ़ाई में लायक होता है, कोई बच्चा खेल में लायक होता है। अब जरूर थोड़ा पढ़ाई वाला खेल भी अच्छा करे, खेले, या खेल वाला जरूर थोड़ी अच्छा ही पढ़ाई करे। तो आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों कि जो किसी लायक नहीं हो जाएगा, मतलब वो किसी भी लायक नहीं, पढ़ने लिखने खेलने किसी भी लायक नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो खेलने में सही नहीं होते तो पढ़ने में सही होते, पढ़ने में सही नहीं होते तो खेलने में सही होते, वो दोनों में सही नहीं होते तो किसी तीसरे काम में लायक होते हैं। कम से कम अपनी आने वाली पत्नी को ही खुश रखते हैं, लेकिन पढ़ने वाला खेलने वाला खुश नहीं रखता हो। तो बहुत सारों में बहुत सारे अलग अलग गुण होते हैं, तो वही ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा ना समझ, आपने कहा कि हाँ सर जी ने उपसर्ग बताया था, चलो ना आ गया, तो जो क्या हो जाएगा, जिसमें समझ नहीं। मैंने कहा ना पसंद, तो क्या जो पसंद नहीं। बस ऐसे आप लोगों को करना है। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। अब देखो मैंने कहा तीसरी परिभाषा क्या बताई थी, विशेषता क्या बताई थी, पुनरावर्ती वाले शब्द। कौन सी बताई थी, पुनरावर्ती वाले शब्द। अब पुनरावर्ती वाले यानी कि पुनर यानी दोबारा, आवर्ती यानी आवर्तन, किसी भी शब्द की क्या हो जाए, आवर्ती हो जाए। जैसे कि बात करें दिन दिन, या ऐसे नहीं आकर के बेटा कैसे आ सकता है, दिनों दिन, तो समास वगैरह क्या हो जाएगा, ऐसे दिन के बाद, दिन के बाद दिन, या हम लोग कर देंगे दिन ही दिन में। बस दोनों सही हैं हमारे। ऐसे ही आ गया मान लो रातों रात, रातों रात, या आ गया रात रात।
ऐसे आ गया, तो फिर कैसे करोगे आप लोग मुझे बताओ। तो क्या हो जाएगा, या तो करो रात के बाद रात, या क्या करोगे रात ही रात में, ऐसे करना है। आया समझ में। देख लेते हैं हम लोग, बहुत सारे उदाहरण की सहायता से हम लोग देख लेते हैं। देखो अव्ययभाव समास, मैंने जो बताया वही की वही लिखा है यहाँ पर। देखो कैसे निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। पहले को हम लोग पूर्व पद भी कह सकते हैं। पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। और पुनरावृत्ति वाले शब्द। बस जो बातें मैंने समझाई केवल वो का वो लिखा है आप लोगों के सामने, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छे से समझना है कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद उपसर्ग होता है तो अव्ययभाव समास होता है। जहां अव्यय होता है पहला पद वह भी अव्ययभाव समास होता है। और पुनरावृत्ति वाले शब्द भी अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं या माने जाते हैं। ठीक है, देखो उदाहरण की सहायता से जैसे आ गया। अब यहाँ उपसर्ग क्या है, आ, यहाँ क्या है, आ, यहाँ भी आ आ आ आ। अब देखो समास विग्रह सीखना है, यानी जीवन रहने तक या जीवन भर, आ समुद्र समुद्र पर्यंत, आमरण मरण तक, आजन जन्म से या जन्म तक, आखंड कंठ तक, आजन बाहु बाहु से जानो यानी घुटने तक। समास विग्रह सीखना है। ये तो मैं समझा दूंगा आप लोगों को, क्या कि कोई भी पद दे देगा तो हम लोग उसमें समास कैसे बताएंगे, ये चीज़ तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन आपको समास विग्रह सीखना है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपाद मस्तक, तो क्या हो जाएगा, मस्तक से पाद तक, मस्तक यानी सर और पाद यानी पैर, सिर से पैर तक। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। यदि पर्यायवाची लिखना है तो यहाँ लिख दो कोष्टक में, ऐसे पाद के आगे कोष्टक में पैर, मस्तक से आगे लिख दो इस प्रकार से सिर, ऐसे आप कोष्टक में लिख सकते हो, लेकिन वहां पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करो। आपाद यानी कि पैर से लेकर आजानु घुटनों तक, नोट। अब देखो ध्यान से, जिस समस्त पद में पहला पद आ उपसर्ग से बना हो तो उसके विग्रह में पद के अंत में तक भर पर्यंत लिखा जाता है। देखो मैंने जो लिखा है वो का वो लिख दिया नोट डाल करके। ठीक है, जैसे आजन्म जन्म तक कर सकते हो, ऐसे जन्म से इस प्रकार से। जैसे अतिवृष्टि, वृष्टि की अति, अब ऐसे मत करना अति की वृष्टि, वृष्टि की अति हो रही है। ऐसे ही मान लो अति निंद्रा, अत्यधिक निंद्रा, अति हरि, हरि के निकट, अवसरानुसार, अवसर के अनुसार, अत्यधिक, अधिक से अधिक, अतिरिक्त, रिक्त से अधिक, अनुसरण, शरण के बाद शरण। समास विग्रह सीखना है, पहले बताना हो समास विग्रह आप लोग। और ये कैसे सीखोगे, 2-4 बार बस आप लोगों को रिपीट करना है, 2-4 बार पढ़ना इन चीज़ों को। अब तुम सोचो कि सर एक बार पढ़ते ही हमें समझ में आ जाए, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। ऐसा तो मैं भी नहीं था कि मैंने एक बार पढ़ा और फिर पूरा का पूरा समास समझ में आ गया, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया। ऐसा नहीं होता बेटा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजन्म, बार बार बहुत बार कहता हूँ कि बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी कि एक मूर्ख बुद्धि भी, एक मूढ़ बुद्धि भी जिसकी होती है ना, वो भी एक चतुर समझदार चालाक इंसान बन जाता है। ठीक है, आगे देखो, अत्यंत, अंत से अधिक, अनुकर्ती, जैसी करती है वैसी, अत्याचार, आचार की अति, अतिसार, सार की अति। अब देखो अव्यय शब्द यथा से बने शब्दों का विग्रह करते समय अंत में क्या तो क्या लिख देंगे, के अनुसार लिखकर, या प्रारंभ में जैसा या जैसी लिखकर करते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार या जैसी शक्ति है। ऐसे ही यथा स्थान, स्थान के अनुसार या जैसा स्थान है। यथाक्रम, क्रम के अनुसार या जैसा क्रम। यथोचित्ते, औचित्य के अनुसार। यथार्थ, अर्थ के अनुसार। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जहाँ यथा आ जाता है, जहाँ यथा आ जाता है तो उसके प्रथम पद से पहले के अनुसार लिख दो, सॉरी प्रथम पद के बाद शक्ति के अनुसार, इस प्रकार से। यानी कि आप एक ये सोच लो ना, मूल शब्द के बाद के अनुसार लगाना है, जैसा जैसी लगाना है शब्द से पहले, जैसी शक्ति है जैसा क्रम है, इस प्रकार से। अब देखो, जिस समस्त, जिस समस्त बेटा समस्त नहीं है, समस्त,
जिस समास पद में पहला पद बे, नी, ना, निर, निस आ जाता है, ये उपसर्ग आ जाए, तो उपसर्ग से बने हो तो उसके विग्रह में अंत में रहित लिखते हैं या प्रारंभ में बिना लिखते हैं। बस बे, नी, ना, निर, निस जहाँ पर भी आ जाए तो अंत में तो क्या लिखते हैं, सब मूल शब्द के बाद में रहित या मूल शब्द से पहले क्या लिख देते हैं, हम बिना लिख देते हैं। जैसे निर्विकार बिना विकार के, निकम्मा काम न करने वाला, निर्विवाद बिना विवाद के, या आप लोग लिखोगे विवाद रहित, ये भी सही है, या आप लिखोगे विकार रहित, दोनों सही है, ध्यान रखना। या आप लिखोगे नियमानुसार, नियम के अनुसार, इसमें तो कोई नहीं करने और कुछ भी नहीं करना, आपको जो कहते हो करना है, ठीक है। ऐसे ही देखो निसंकोच बिना संकोच के या संकोच रहित, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, दोनों में दोनों सही है। निरोग बिना रोग के या रोग रहित, ऐसे लिख सकते हो, यहां लगा दो रोग। निरंतर रंध्र रहित या बिना रंध्र के, ये भी लिख सकते हो, बिना रंध्र के। बेधड़क बिना धड़के, बेरहम बिना रहम के, अरे बिना रहम के मार डाला उसे, बिना धड़का है वो, तो इस प्रकार से। बेकाम बिना काम के, इस प्रकार से। और अब देखो कितनी अच्छी बात है, प्रति उपसर्ग से बने शब्दों का विग्रह करते समय मुख्य शब्द को क्या तो हम 2 बार लिख देते हैं या उस शब्द से पहले हर शब्द का प्रयोग कर देते हैं। मैंने बताया था ना, दिन दिन या हर दिन, प्रत्येक में हर दिन, हर एक या एक एक, इस प्रकार से। तो प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, हर दिन या दिन दिन। प्रतिपल का क्या हो जाएगा, हर पल या पल पल। प्रतिक्षण का क्या हो जाएगा, अर्क्षण या क्षण क्षण। प्रतिरक्षा का क्या होता है, रक्षा के बदले रक्षा हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रतिलिपि में ये मत कर देना, कहीं लिख दो आप जो का तो लिपि के बाद लिपि कर दो या हर लिपि कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह अलग होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। लिपि के समकक्ष लिपि, अब आपको समझ में आ जाएगा, ये अलग से ध्यान रख लेना बेटा आप लोगों, कहीं तुम हर लिपि कर दो या लिपि के बाद लिपि कर दो, ऐसा मत कर दे, ठीक है। अब देखो जहां आप लोगों से बे बा उपसर्ग से बने शब्दों का विग्रह करते समय शब्द के अंत में साथ या सहित शब्द लिख देते हैं। जैसे देखो से उपसर्ग आ गया तो सशक्त क्या हो, शक्ति के साथ या शक्ति सहित। सावधान अवधान के साथ या अवधान सहित, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अवधान सहित। सशर्त शर्त के साथ या शर्त सहित कर सकते हो ना भी, बोलो कमेंट करके बताइए जल्दी से। सप्रसंग प्रसंग सहित या प्रसंग के साथ में। आप कहते हो ना निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी प्रसंग सहित या प्रसंग के साथ व्याख्या करनी है हम लोगों को। सानंद आनंद सहित। सपरिवार परिवार सहित या परिवार के साथ, बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते हो। आया समझ में। अव्ययभाव समास, तो कहने का तात्पर्य क्या है, अव्ययभाव समास की परिभाषा क्या होती है, पूर्व पद की प्रधानता। दूसरी विशेषता क्या है, प्रथम पद अव्यय हो सकता है बेटा। तीसरी विशेषता मैंने क्या बताई, उपसर्ग हो सकता है। चौथी बात मैंने क्या बताई, पुनरावर्ती वाले शब्द, यानी एक जैसे 2 शब्द जहां पर हमें दिखाई दें, आंख बंद करके अव्ययभाव समास टिक करना है। तो देखो एक बार समझने से नहीं चीज़ समझ में आती, हमें 2-4 बार उसका अभ्यास करना पड़ेगा। अब इसको यहाँ पढ़ लिया तो अपनी बुक में से उसके एग्जाम्पल करने होंगे, फिर नहीं आता है कोई एग्जाम्पल तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं समझा दूंगा उसे फिर दूसरे दिन क्लास में, ठीक है। तो कैसी लगी आज की कक्षा आप लोगों को, अच्छी लगी है तो शेयर करना है, लाइक करना है और ईमानदार से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।